इसके पहले हम लोगों ने न्यूक्लियस के विभिन्न पार्ट को देखा था कि उनके क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं। आज हम लोग गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, जीन्स के विषय में देखेंगे। तो ये देखिएगा, केंद्रक होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी कि केंद्रक द्रव्य में एक अनियमित प्रकार से धागे नुमा संरचना पाई जाती है। जिस प्रकार से उलझा हुआ धागा होता है या मैगी होता है, उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसी को क्रोमैटिन कहा जाता है। और सेल डिवीजन के समय यह क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन से मदद मांगती है, और मदद के लिए आई हुई हिस्टोन प्रोटीन से ये धागा क्या करता है, इसे सांप की तरह से लपेट लेता है। लपेट करके छोटा और मोटा हो जाता है, जोड़ा बना लेता है, और इसी को क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो होते हैं हमेशा जोड़े में ही पाए जाते हैं। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो 23 दूना 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था, और इसका नामकरण वाल्डेयर ने किया था। खोज स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की और नामकरण वाल्डेयर ने किया था। ये क्या किए थे? खोज किए थे। साइंस में देखिएगा हमेशा इस प्रकार से होता चला आया है कि खोज कोई और करता है और उसका नामकरण कोई और करता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस गुणसूत्र को एक वैज्ञानिक था ऐसे खींच दिया तो स्प्रिंग जैसी संरचना यहाँ बाहर आई। इसी को कहा गया डीएनए। ये क्या है? डीएनए होता है। और डीएनए जो होता है ये सारी सूचनाओं का केंद्र होता है। सारी सूचनाएं इसी डीएनए के पास होती है। माँ के पेट में किसको पता है कि बच्चे को 2 ही हाथ होना चाहिए, 2 ही पैर होना चाहिए, आँख जो है आगे ही होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए। और यही आँख अगर आगे के बजाय यहाँ पीछे होती तो हम लोगों को भोजन करना होता तो पहले भोजन को ऐसे पीछे आँख के पास ले जाते देखने के लिए, और देख करके फिर इधर मुंह में लाते तो बीच में कहीं मक्खी मच्छर पड़ जाता तो क्या होता। डीएनए जो होते हैं ये सारी सूचनाओं के केंद्र होते हैं। कभी कभी देखिएगा डीएनए को सही सूचना नहीं मिल पाती है तो बच्चे को कहीं 4 हाथ हो जाता है, कहीं एक जो है कम हो जाता है, एक का हाथ रह जाता है, कहीं 2 मूड़ हो जाता है, तो लोग कहते हैं राक्षस पैदा हो गया, राक्षस। तो वो राक्षस नहीं होता है, बल्कि ये डीएनए में डिफेक्ट हो जाने के कारण ऐसा होता है। ठीक है। अगर एक विद्वान की विद्वत्ता उसके दिमाग में होती है, एक कलाकार की कलाकारी उसके मस्तिष्क में होती है। अगर एक विद्वान की विद्वत्ता उसकी कोशिकाओं से होते हुए केंद्रक में और फिर अगर डीएनए में वो चली जाए तो उसका बच्चा पैदा होते ही विद्वान बन जाए। एक डॉक्टर का बच्चा पैदा होते ही वो हॉस्पिटल बन जाएगा, सर्जन बन जाएगा, तुरंत सर्जरी करने लगेगा। उसको MBBS MD MS करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वह उसके दिमाग से, उसकी जो डॉक्टरी है दिमाग से निकल करके कहाँ पर आ जाए, डीएनए में फिट हो जाए तो होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जॉनसन नामक वैज्ञानिक था, उसने डीएनए को भी ऐसे खींच दिया तो ये और छितरा गया, और ये कहा कि भैया देख एहू के अंदर में कुछ है, इसका नाम जीन। तो जीन शब्द जॉनसन ने, यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन है। जीन शब्द जॉनसन ने दिया था, और जेनेटिक्स वेडसन ने। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीन शब्द जॉनसन ने और जेनेटिक्स शब्द वेडसन ने किया। जीन क्या होते हैं? जिस प्रकार से शरीर की इकाई कोशिका होती है उसी प्रकार से डीएनए की इकाई जीन्स होती है।
जीन से ही माता पिता के लक्षणों को खोज करके उनके बच्चों तक ले आते हैं। कोई जीन देखिएगा आराम से जाता है, कोई जीन दौड़ते हुए जाता है और कोई जीन जंपिंग करते हुए जाता है, और जो जीन जंपिंग करते हुए जाता है उसी को जंपिंग जीन कहा जाता है। और जंपिंग जीन का कॉन्सेप्ट जो है बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दिया था। जंपिंग जीन इसका कॉन्सेप्ट जो था बारबरा मैकक्लिंटॉक ने दिया था। ये मक्के पर ये प्रयोग कर रहे थे। डीएनए का वह भाग जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर, दूसरे गुणसूत्र से तीसरे गुणसूत्र पर हमेशा कूदते रहते हैं, उन्हीं को जंपिंग जीन कहते हैं। जिस प्रकार से बंदर नहीं होते हैं, बंदर होते हैं एक डाल से दूसरे डाल पर, दूसरे डाल से तीसरे डाल पर, उनको एक डाल पर अच्छा ही नहीं लगता है, उसी प्रकार से ये जीन होते हैं जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर, दूसरे से तीसरे गुणसूत्र पर जंप करते रहते हैं, उन्हीं को जंपिंग जीन कहा जाता है। आप देखे होंगे मक्का जो होता है उसकी जो बाल होती है, इस प्रकार से मक्के को जो खाया जाता है मक्का, ठीक है, उसमें इस प्रकार से दाने बैठे होते हैं इस तरह से, ठीक है। कभी कभी आप देखे होंगे कि सफ़ेद दानों के बीच में लाल लाल दाने हो जाते हैं, बीच बीच में लाल लाल ये दाने हो जाते हैं। तो ये किस कारण होते हैं? यही जंपिंग जीन है। एक जीन जो है, जीन कूद करके आ गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन कहते हैं। ये भुट्टा खाए होंगे ये मकई का, तो उसमें जो दाने बैठे होते हैं इस प्रकार से, हमने कहा कि बीच बीच में कहीं कहीं पर लाल लाल दाने भी उसमें दिखाई देते हैं, तो यही है जंपिंग जीन। इसके बाद देखिए हम न्यूक्लिक एसिड पर चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और खट्टे रसीले फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, उसी प्रकार से न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में दो हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग देखेंगे कि डीएनए का संगठन क्या होता है और ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। तो डीएनए जो होते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये 3 चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें देखिएगा ये डीएनए बेस, शुगर और फास्फेट। बेस जो होती है क्षार, बेस या क्षार जिसको कहते हैं, ये नाइट्रोजनी बेस होती है, नाइट्रोजनी बेस। और शर्करा यानी शुगर जो होती है, शर्करा पेंटोज होती है, पेंटोज। और फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल होता है, अम्ल H3PO4। तो डीएनए का जो संगठन होता है, ये बेस, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। अब बेस में हम लोग देखेंगे कि नाइट्रोजनी बेस में जो होते हैं 2 प्रमुख रूप से है, यानी कि नाइट्रोजनी बेस या क्षार जो होता है, इसमें प्यूरिन है और दूसरा पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन। नाइट्रोजनी बेस में प्यूरिन और पिरिमिडीन। और प्यूरिन में 2 होता है, एडेनिन और गुआनिन। और पिरिमिडीन में देखिएगा थायमिन और
साइटोसिन होता है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। ये देखिएगा साइटोसिन है, साइटोकाइनिन न कहिएगा। साइटोकाइनिन जो होता है वो प्लांट हार्मोन होता है और वो सेल डिवीजन में सहायता करता है। तो नाइट्रोजनी बेस में प्यूरिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन में एडेनिन, गुआनिन और पिरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन। अब देखिए आरएनए और डीएनए में बेस के आधार पर केवल एक ही अंतर पाया जाता है। ये टी जो है थायमिन है, टी क्या है? थायमिन है। और आरएनए में इस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल। तो यहाँ से देखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि नाइट्रोजनी बेस में आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है। तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस पाया जाता है, यूरेसिल क्षार होती है। अब देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसको कौन दिया था। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस प्रकार से डबल हेलिक्स होता है, द्विकुंडल मॉडल इस प्रकार से है। द्विकुंडल देखिएगा क्या होता है, ये दो रस्सी या कह लीजिए इस प्रकार से है। और इस पर इसको जो है 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स या द्विकुंडल मॉडल दिया था। ठीक है, तो इसमें देखिएगा द्विकुंडल मॉडल में अब बेस जो होते हैं ये किस प्रकार से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर हम कि ये एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन में, ठीक है, तो जो ये जी होता है लगभग सी की तरह है। थोड़ा सा हम उसको नीचे वाला ये हिस्सा, ये वाला पार्ट अगर हम मिटा दें या ऐसे हटा दें तो जी जो होता है ये लगभग सी की तरह होता है। तो जो गुआनिन होगा यानी जी होगा वो सी के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है और यहाँ पर देखिए एडेनिन जो होगा ये थायमिन के साथ जुड़ेगा यानी कि एटी एडेनिन थायमिन के साथ, और गुआनिन जो होगा साइटोसिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। फिर ये एटी यानी एडेनिन जो होगा ये थायमिन के साथ, फिर इस प्रकार से ये जुड़ते हुए चले जाते हैं। और ये जो एडेनिन थायमिन के साथ या जो गुआनिन है साइटोसिन के साथ जो जुड़ रहे हैं ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। आरएनए में देखिएगा ये डबल हेलिक्स नहीं होता है, द्विकुंडल नहीं होता है। ठीक है, इसको कहते हैं द्विकुंडल मॉडल। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल, द्विकुंडल मॉडल या डबल हेलिक्स मॉडल। लेकिन आरएनए देखेंगे तो ये डबल हेलिक्स नहीं होते हैं, आरएनए एक सिंगल कुंडल होता है, इस प्रकार से इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो होता है ये डबल कुंडल होता है, आरएनए सिंगल कुंडल होता है। अब हम देखेंगे कि आरएनए जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। तो आरएनए देखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए।
अब इसमें देखिएगा, हमने कहा कि आरएनए जो होते हैं ये 3 प्रकार के, mRNA, tRNA, rRNA। इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, इसको कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है ये कोशिका होती है, उसी प्रकार से प्रोटीन जो बने होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है। और मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, 20 प्रकार के, जिसमें 10 प्रकार का अमीनो अम्ल मानव का शरीर, हम लोगों का शरीर स्वयं बना लेता है, लेकिन 10 प्रकार के अमीनो अम्ल को बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, बाहर से भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। तो ये देखिएगा, mRNA जो होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ये भोजन के साथ आए हुए उन अमीनो अम्लों की पहचान करते हैं। ठीक है, और पहचान करके उसको पकड़ने का काम करते हैं, और पकड़ करके ट्रांसफ़र आरएनए को बुलाते हैं, कहते हैं भवा आओ ले जो हम पकड़े हैं, तब तक तुम पहुंचाओ यहाँ पे आरएनए के पास, तब तक हम फिर और पकड़ रहे हैं। तो ये देखिएगा, धोकर कसवा का काम कर रहे हैं mRNA की जो अमीनो अम्ल हैं भोजन के साथ आ रहे हैं, उनको पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। और पकड़ करके mRNA क्या कर रहा है, अमीनो अम्लों की पहचान कर रहा है। अमीनो अम्लों की पहचान कर रहा, पहचान करके पकड़ ले रहा, उसके बाद tRNA को दे रहा, ट्रांसफ़र आरएनए, और tRNA क्या कर रहा, rRNA को के पास पहुंचा दे रहा है। और rRNA जो होता है यहाँ पर प्रोटीन बना देता है, प्रोटीन निर्माण कर देता है। ठीक है, हमने कहा कि mRNA जो होते हैं भोजन के साथ आए हुए अमीनो अम्लों को पहचान करके उसको पकड़ने का काम कर रहा है। पकड़ करके ये tRNA को दे देता है, और tRNA rRNA को पहुंचा देता है, और rRNA क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो mRNA अमीनो अम्लों की पहचान करता है, जबकि ले जाने का कार्य tRNA करता है, और rRNA जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और तीनों आरएनए में, यानी mRNA, tRNA और rRNA में सबसे ज़्यादा जो आरएनए होता है वो rRNA पाया जाता है। अब हमने कहा था कि देखिए, डीएनए में थायमिन बेस होती है और आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, यहाँ पर थायमिन है, आरएनए में यूरेसिल होता है। तो देखिएगा, डीएनए से आरएनए या आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है। तो इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं कि इस प्रकार से बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनाना डुप्लीकेशन कहलाता है। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, हमने कहा कि डीएनए से डीएनए बनाना डुप्लीकेशन कहलाता है, और डीएनए से आरएनए बनाना, आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है। तो आरएनए से डीएनए बनाने को, जैसे गाड़ी को आगे ले जा रहे हैं फिर उसको पीछे ले आते हैं, तो कहते हैं रिवर्स। ठीक है, तो एक बार डीएनए से आरएनए बनाए, फिर इसको रिवर्स आना है आरएनए से डीएनए पर, तो इसको कहा जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद देखिए, आरएनए से प्रोटीन भी बनाया जा सकता है, प्रोटीन
आरएनए से प्रोटीन बनाई जा सकती है और आरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि डीएनए से डीएनए बनाना डुप्लीकेशन, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन से देखिएगा फिर आरएनए या डीएनए नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर क्या होता है। पहली चीज़ देखिए कि उपस्थिति, डीएनए कहाँ पर उपस्थित होता है और आरएनए कहाँ पर उपस्थित होता है। ये मान लीजिए कोशिका है, ये केंद्रक है। ठीक है, तो डीएनए की अधिकांश मात्रा जो होती है ये न्यूक्लियस में पाई जाती है, न्यूक्लियस में, और इसकी कुछ मात्रा जो होती है ये माइटोकांड्रिया में पाई जाती है, माइटोकांड्रिया। ठीक है, और प्लांट सेल में हरित लवक में भी पाया जाता है। तो न्यूक्लियस हो गया, इसकी उपस्थिति न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में, और माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया में, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये डीएनए हो गया, न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में, माइटोकांड्रिया में, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। आरएनए देखिएगा, आरएनए कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है ये इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, यानी कि आरएनए जो होता है ये द्रव्य में या हम कह लें प्लाज्म में पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो पानी है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये देखिए कोशिका साइटोप्लाज्म है ये, और केंद्रक के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को अगर हम मिला दें, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला देते हैं तो यही प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। ठीक है, तो आरएनए जो होता है ये प्लाज्म में पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है प्रोटोप्लाज्म में, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसको, न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य है न्यूक्लियोप्लाज्म, और कोशिका के अंदर जो द्रव्य है साइटोप्लाज्म, दोनों को जब मिला दिया जाता है तो यही प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद देखिएगा क्षार, क्षार में नाइट्रोजनी बेस में हमने बताया था कि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन होता है, और आरएनए में देखिए इसी थायमिन के स्थान पर, टी के स्थान पर, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये तो होते हैं, लेकिन ये टी के स्थान पर साइटोसिन होता है। शुगर में देखिएगा नाम से ही है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसमें, और आरएनए में जो होता है ये राइबोज शर्करा होती है। डीएनए का क्या रोल है, डीएनए का रोल जो होता है आनुवांशिकी में इसका महत्व है, आनुवांशिकी में महत्व होता है। ये माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, में महत्व। और आरएनए का अभी आपने वर्क देखा था कि प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में देखा, और डीएनए और आरएनए के अंतर को देखा।
डीएनए से आरएनए बनाने क्या कहते हैं, आरएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाने को क्या कहा जाता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग एक नए बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।